अब हम स्टार्ट करते हैं पेज 679 सेक्शन 3 रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फार्माकोलॉजी वाला सेक्शन। तो सबसे पहले इसमें है द कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। सबसे पहले हमने देखा कि हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है इसने एक्ट करना होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से पे जो है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों रिलीज होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि फीमेल्स में इन दोनों हार्मोन्स ने ओवरी पे एक्ट करना है, जबकि मेल्स पे सिर्फ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने टेस्टिस पे एक्ट करना है। तो जब LH और FSH ओवरी पे एक्ट करेंगे तो ओवरी से रिलीज होगा एक टेस्टोस्टेरोन और एक एंड्रोस्टेनिडियोन। तो टेस्टोस्टेरोन इसमें से डायरेक्टली रिलीज हो रहा है, लेकिन CYP450C17 जो है वो स्टिमुलेट कर रहा है एंड्रोस्टेनिडियोन की सिक्रीजन को फ्रॉम ओवरी। तो टेस्टोस्टेरोन को एरोमाटेज जो है वो एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट कर देता है, जबकि एंड्रोस्टेनिडियोन एरोमाटेज की मदद से एस्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ये तीनों जो एस्ट्रायोल, एस्ट्रॉन और एस्ट्राडायोल तीनों एस्ट्रोजेंस की ही फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे जो एस्ट्रॉन है वो एस्ट्रायोल में भी कन्वर्ट हो सकता है और एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो सकता है। तो एस्ट्राडायोल जो है उसने आगे जाके जो एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव सेल्स हैं वहाँ पे जीन एक्सप्रेशन करवाना है, यानी कि इसने अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो यहाँ पे जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है जिसने टेस्टिस पे एक्ट करना है, तो फिर उसके बाद टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना है। टेस्टोस्टेरोन ने फिर जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाना है विद द हेल्प ऑफ 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। फिर इस डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है, या फिर टेस्टोस्टेरोन ने डायरेक्टली अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। तो जब इन्होंने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है तो फिर एक एंड्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये एंड्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये जीन एक्सप्रेशन करवाएगा इन दी एंड्रोजन रिस्पॉन्सिव सेल्स, उन सेल्स में जो इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। इस तरीके से ये वाले हार्मोन्स अपना इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, तो इस हार्मोन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करवाएगा क्लोमिफेन। क्लोमिफेन एक ऐसा ड्रग है जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीजन ज़्यादा से ज़्यादा करवाता है वाया ब्लॉकिंग नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक को ब्लॉक कर देगा। इसके बाद हमने देखा कि गोनाडोट्रोपिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करने लगा है, लेकिन वहाँ पे एक और ड्रग आ गया टिगारेलिक्स के नाम से, जिसने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट नहीं करने देना। फिर यहाँ पे कुछ और भी ड्रग्स लिखे हुए हैं, गोसेरेलिन और लियोप्रोलाइड। तो इनका जो एक्शन है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ओवरी जो है उस पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं और डेनाजोल, ये दो ड्रग्स ऐसे हैं जो ओवरी से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडियोन को रिलीज़ नहीं होने देंगे। तो इसके बाद जो है वो कीटोकोनाजोल और डेनाजोल, इनका नेगेटिव इफेक्ट है एंड्रोस्टेनिडियोन की सिक्रीजन पर। फिर उसके बाद यहाँ पे एरोमाटेज को अगर हम देखें तो एरोमाटेज इनहिबिटर्स में आते हैं नेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल और एक्जिमिस्टेइन। फिर एस्ट्राडायोल का जो इफेक्ट है वो टमोक्सीफन और रेलॉक्सीफिन जो है वो रोक रहे होते हैं टू दी एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव सेल्स। तो ये टमोक्सीफन जो है इसमें प्लस और माइनस इसलिए लगा है क्योंकि कहीं पर ये अपना काम जो है वो एगोनिस्ट की तरफ कर रहा होता है और कुछ सेल्स पर ये अपना काम एंटागोनिस्ट की तरह कर रहा होता है। तो ये जहाँ पे प्लस और माइनस लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये एस्ट्रोजन एगोनिस्ट भी है और ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी है। किसी टिश्यू पे जो एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव सेल्स हैं तो वहाँ पे ये अपना काम जो है वो एगोनिस्ट की तरह करेगा, और किसी सेल पे ये अपना किसी ऑर्गन के जो सेल्स हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे ये अपना काम एंटागोनिस्ट की तरह करेगा। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि गोसेरेलिन और लियोप्रोलाइड के लिए भी प्लस और माइनस यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब भी यही है कि कहीं पे ये अपना काम जो है वो एंटागोनिस्ट की तरह करता है और कहीं पे एगोनिस्ट की तरह करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टेस्टिस से जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा था, लेकिन इसको इनहिबिट कर सकता है कीटोकोनाजोल और स्पाइरोनोलैक्टोन। 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में फिनेस्टेराइड आता है। फिर उसके बाद एंड्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने जो अपनी एंड्रोजन रिस्पॉन्सिव सेल्स पे एक्ट करना है वहाँ पे जो इनहिबिशन करवा रहे हैं वो फ्लूटामाइड है,
और सिप्रोटिरॉन टिरॉन और स्पाइरोनोलैक्टोन है। तो यहाँ से हमें ये सारा कुछ पता चलता है, लेकिन ये सारे ड्रग्स जो हैं ये हम आगे डिटेल में भी कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें आते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स। ये वो ड्रग्स हैं जो बिल्कुल ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं। तो इसमें आता है कि लियोप्रोलाइड, गॉसेरेलिन जो कि हमने पहले पढ़े, एक नेफारेलिन और एक हिस्टरेलिन। तो इनका मैकेनिज्म क्या है? दे एक्ट एज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट व्हेन यूज्ड इन पुल्सेटाइल फैशन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट की तरफ से तब एक्ट करेंगे जब हम इन्हें पुल्सेटाइल फैशन में यूज़ करेंगे, यानी कि हम इन्हें वक्फे से इस्तेमाल करेंगे तब। व्हेन दे आर यूज इन द कॉन्टीन्यूस फैशन, लेकिन जब हम इन्हें कॉन्टीन्यूस फैशन में यूज़ करेंगे, दे फर्स्ट ट्रांजिएंटली एक्ट एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट। तो पहले तो ये वही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ट्यूमर का जो है वो फ्लेयर होगा, यानी ट्यूमर जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। बट सब्सिक्वेंटली एक्ट एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट, लेकिन बाद में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, यानी डाउन रेगुलेट द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर इन पिट्यूटरी। तो यानी कि ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जो रिसेप्टर्स होते हैं द पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको डाउन रेगुलेट कर देंगे, जिसकी वजह से फिर एफएसएच और एलएच की सिक्रीजन कम होगी। फिर ऑब्वियसली आगे एस्ट्रोजन की सिक्रीजन भी कम होगी और टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीजन इन मेल्स कम हो जाएगी। क्लिनिकल यूज़, इनका क्लिनिकल यूज़ जो है वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस। अब जहाँ पे हमें जो है वो एफएसएच और एलएच के लेवल्स को कम करना है ताकि हम एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को कम कर सकें, वहाँ पे हमें इनको यूज़ कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, प्रिकॉशियस पुबर्टी है, प्रोस्टेट कैंसर है, इनफर्टिलिटी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पुल्सेटाइल फॉर प्रेगनेंसी के लिए हम इसको पुल्सेटाइल फैशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें हार्मोन्स के लेवल ज़्यादा चाहिए होते हैं। कॉन्टीन्यूस फॉर कैंसर, लेकिन अगर कैंसर कोई हुआ हुआ है तो हम इसे कॉन्टीन्यूस फैशन में यूज़ करेंगे, लेकिन उससे ये होगा कि कैंसर पहले फ्लेयर होगा, पहले बढ़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद ये एंटागोनिस्ट का एक्ट करने लगेंगे, तो फिर कैंसर के इफेक्ट्स भी कम होने लगेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स इज हाइपोगोनाडिज्म, डिक्रीज लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो उसके बाद हम देखते हैं डीगारेलिक्स। डीगारेलिक्स जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट है। नो स्टार्ट ऑफ फ्लेयर, अब इसमें कोई भी फ्लेयर टाइप चीज़ नहीं है, जो कि पहले हमने देखा कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स के साथ हो रही थी। तो ये जो है ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट है, इसने हर सूरत जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एक्शन को रोकना है। तो एनालॉग्स की तरह नहीं है कि पहले रिएक्शन को जो है वो ज़्यादा करेगा फिर कम करेगा, ना इसमें कोई ऐसा हिसाब है कि इसको कॉन्टिन्यूस फैशन में देंगे तब क्या होगा, पुल्सेटाइल फैशन में देंगे तब क्या होगा। डीगारेलिक्स सीधी तरीके से जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की एंटागोनिस्ट है। क्लिनिकल यूज इसका है प्रोस्टेट कैंसर, एडवर्स इफेक्ट्स इसके हॉट फ्लैशेस हैं और लिवर टॉक्सिसिटी है। उसके बाद हमने देखा एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सिंथेटिक फॉर्म्स इसमें किथेनाइल एस्ट्राडायोल है, डाइएथाइलस्टिलबेस्टेरॉल है और मिस्ट्रानॉल है। मैकेनिज्म इज द बाइंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, इन्होंने एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को बाइंड करना है। क्लिनिकल यूज इनका हाइपोगोनाडिज्म और द ओवेरियन फेलियर, menstrual abnormalities that is combined oral contraceptive pills, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स। अब जहाँ पे भी हमें एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम एस्ट्रोजेंस को यूज़ कर रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, लेकिन ये इनका सबसे बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट है कि इनसे जो है वो एंडोमेट्रियल कैंसर की रिस्क बढ़ रही होती है व्हेन गिवन विदाउट प्रोजेस्टेरॉन, ख़ास तौर पे जब हम इसके साथ में प्रोजेस्टेरॉन को नहीं देंगे। ब्लीडिंग इन पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स, clear cell adenocarcinoma of vagina in females exposed to the diethylstilbestrol in utero, इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बाई। अब अभी तक हमने देखा है कि इसमें एंडोमेट्रियल कैंसर की रिस्क है, इसमें वजाइनल कैंसर की रिस्क है, इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बाई है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर,
तो ब्रेस्ट कैंसर जो जो होगा जिसमें पहले से ही एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पॉजिटिव होंगे तो उसमें हम एस्ट्रोजेंस नहीं देंगे, इससे फिर वाला कैंसर मज़ीद बढ़ सकता है। हिस्ट्री ऑफ डी वीनस थ्रोम्बोसिस, टोबैको यूज इन फीमेल्स मोर देन 35 ईयर्स ओल्ड। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडुलेटर्स, तो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडुलेटर्स इसमें क्लोमिफीन है। पहले हम इसमें हमेशा टमॉक्सिफन और एलॉक्सिफिन को पढ़ते थे, लेकिन अब इसमें क्लोमिफीन की भी एडिशन हो गई है। तो क्लोमिफीन जो है वो एंटागोनिस्ट है एट दी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर भी कुछ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे क्लोमिफिन जो है वो एंटागोनिस्ट है। इट प्रिवेंट्स द नॉर्मल फीडबैक इनहिबिशन एंड दस इट इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ LH एंड द FSH फ्रॉम द पिट्यूटरी विच स्टिमुलेट्स ओवुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे है कि ये एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में होते हैं उसको ये इनहिबिट करेंगे, तो ये नेगेटिव फीडबैक को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से ये LH और FSH की सेक्रेशन को इंक्रीज कर देंगे विच स्टिमुलेट्स ओवुलेशन, जिससे फिर आगे ओवुलेशन हो रही होगी। यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी ड्यू टू द एनओवुलेशन, जो एनओवुलेशन है वो PCOS में ज़्यादा हो रही होती है, तो उस दौरान जो है वो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए हम क्लोमिफिन यूज़ कर सकते हैं। मे कॉज हॉट फ्लैशेस, ओवेरियन एनलार्जमेंट, मल्टीपल सिमुलटेनियस प्रेगनेंसीज एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेज। हॉट फ्लैशेस हैं, ओवेरियन एनलार्जमेंट है, मल्टीपल सिमुलटेनियस प्रेगनेंसीज एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेज। ठीक है, टमॉक्सिफन ये भी एंटागोनिस्ट है एट द ब्रेस्ट एंड द पार्शियल अगोनिस्ट एट द यूट्रस एंड बोन। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे ये एंटागोनिस्ट है, जबकि यूट्रस और बोन के अंदर जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है वहाँ पे ये पार्शियल अगोनिस्ट है। हॉट फ्लैशेस करवाएगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ द थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स स्पेशली विद टोबैको स्मोकिंग एंड द एंड्रोमेट्रियल कैंसर। अब टमॉक्सिफन ने दो चीज़ों के रिस्क को बढ़ाया है, एक इसने एंड्रोमेट्रियल कैंसर और एक इसने थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स। ठीक है, यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो इन्होंने जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को डिक्रीज करना है। to prevent gynecomastia in the patients undergoing prostate cancer therapy। तो जो से पेशेंट्स को प्रोस्टेट कैंसर होता है उनके ट्रीटमेंट के दौरान उनको गायनाकोमास्टिया हो सकता है, तो उस गायनाकोमास्टिया को प्रिवेंट करने के लिए भी हम टमॉक्सिफन का यूज़ कर सकते हैं। रिलॉक्सीफिन, दिस इज एंटागोनिस्ट एट ब्रेस्ट एंड यूट्रस बट इट इज़ एगोनिस्ट एट बोन। तो रिलॉक्सीफिन जो है वो ब्रेस्ट और यूट्रस दोनों पे एंटागोनिस्ट है, जबकि सिर्फ बोन पे एगोनिस्ट है। इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स, तो इसमें भी रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स ज़्यादा है, स्पेशली विद टोबैको स्मोकिंग, बट नो इंक्रीज रिस्क ऑफ द एंड्रोमेट्रियल कैंसर। लेकिन इसमें एंड्रोमेट्रियल कैंसर की रिस्क इंक्रीज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स की रिस्क इसमें ज़्यादा होगी। वर्सेस टमॉक्सिफन, सो यू कैन रिलैक्स, तो ये रिलैक्स से हम याद रख सकते हैं रिलॉक्सीफिन। ठीक है, रिलैक्स वाले वर्ड से हम याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें एंड्रोमेट्रिक कैंसर की रिस्क ज़्यादा नहीं हो रही। यूज प्राइमरली टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस, इसको ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एरोमाटेज इनहिबिटर्स में है नेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल और एक्जीमिस्टेन। मैकेनिज्म है इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एंड्रोजेंस टू एस्ट्रोजेंस। एरोमाटेज एंड्रोजेंस को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। क्लिनिकल यूजिंग का है दी एंड्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर इन द पोस्टमेनोपॉजल फीमेल्स। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इन द पोस्टमेनोपॉजल फीमेल्स। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, दिस इज़ यूज्ड फॉर द रिलीफ और द प्रिवेंशन ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स। तो मेनोपॉजल सिम्टम्स से रिलीफ के लिए हम यूज़ करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को। उन मेनोपॉजल सिम्टम्स में एक तो आते हैं हॉट फ्लैशेस एंड द वेजाइनल एट्रोफी, ऑस्टियोपोरोसिस, इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड डिक्रीज ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। अनअपोज्ड एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो इन्होंने क्या करना है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ने हमारे एस्ट्रोजन को इंक्रीज़ करना होता है और हमारे बोन के ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को डिक्रीज़ करना होता है। इसलिए कि मेनोपॉज में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है और बोन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो बोन रिजॉर्प्शन हो रही होती है। तो इस तरीके से हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ज़रिए हम एस्ट्रोजन को इंक्रीज़ कर देते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं ताकि बोन डेंसिटी मज़ीद कम ना हो।
अनअपोज्ड एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लेकिन अगर हम एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी को अनअपोज यानी करते चले जाएंगे तो रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर इसमें ज़्यादा हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रोन एंड द प्रोजेस्टिन इज एडेड, इसी वजह से हम इसके साथ प्रोजेस्ट्रोन या प्रोजेस्टिन को भी ऐड कर देते हैं अपनी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में। पॉसिबल इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी इससे पॉसिबल इंक्रीज हो सकती है, यानी कि थोड़ा बहुत चांस है। उसके बाद आते हैं द प्रोजेस्टिन्स। इसमें एक है लेवोनोर्जेस्ट्रल, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, इटोनोजेस्ट्रल और नोर एथिंड्रॉन और मेगेस्ट्रॉल। तो ये सारे जो हैं ये प्रोजेस्ट्रिन सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन्स हैं। मैकेनिज्म इनका है दे बाइंड द प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे। दे डिक्रीजेज ग्रोथ बट इंक्रीजेज वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये ग्रोथ को तो कम कर देंगे, लेकिन ये वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम को इंक्रीज करेंगे, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेंगे। क्लिनिकल यूज़ इनका होता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ये पिल की फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस में हो सकते हैं, इम्प्लांट में हो सकते हैं, और डिपोर्ट इंजेक्शन, इन तमाम फॉर्म्स में ये अवेलेबल हो सकते हैं फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। एंडोमेट्रियल कैंसर में भी हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो एस्ट्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से हो रहा होता है, तो इसके लिए हमें एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्ट्रॉन भी यूज़ करना होता है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। प्रोजेस्टिन चैलेंज। प्रोजेस्टिन चैलेंज प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग अपॉन विड्रॉल ऑफ द प्रोजेस्टिन एक्सक्लूड्स एनाटॉमिक डिफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एशरमैन सिंड्रोम एंड द क्रॉनिक एनोवुलेशन विदाउट एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टिन चैलेंज में ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अपॉन विड्रॉल ऑफ द प्रोजेस्टिन। जैसे ही हम प्रोजेस्टिन को विड्रॉ करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और अगर ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो इससे दो चीज़ें एक्सक्लूड हो जाती हैं। एक तो एनाटॉमिक डिफेक्ट्स जो कि एशरमैन सिंड्रोम में होते हैं, और एक क्रॉनिक एनोवुलेशन विदाउट एस्ट्रोजन, जो क्रॉनिक एनोवुलेशन हो रही थी क्योंकि एस्ट्रोजन जो था उसका लेवल कम हो रहा था। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाती हैं जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद आते हैं दी एंटी प्रोजेस्टिन्स में एक मिफेप्रिस्टोन और एक उलिप्रिस्टाल। मैकेनिज्म है द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ द प्रोजेस्टिन्स एट द प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स। तो इन्होंने प्रोजेस्टिन्स को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करना है एट द प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स। तो दे आर यूज्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मिफेप्रिस्टोन विद मीजोप्रोस्टोल। ठीक है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ करते हैं ओलिप्रिस्टाल को। कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्शन हम यूज़ करते हैं प्रोजेस्टिन्स को विद दी इथेनाइल एस्ट्राडायोल। फॉर्म्स इंक्लूड पिल, पैच एंड वजाइनल रिंग। इन फॉर्म्स में हम इनको यूज़ करते हैं। एस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्टिन्स इनहिबिट दी एलएच एंड दी एफएसएच एंड दस प्रिवेंट दी एस्ट्रोजन सर्ज। इन दोनों ने मिलकर एलएच और एफएसएच को कम कर देना है, और उससे फिर एस्ट्रोजन की सर्ज कम हो जाएगी, तो एलएच सर्ज भी कम हो जाएगी, और नो ओवुलेशन, फिर ओवुलेशन नहीं होगी। इसके अलावा प्रोजेस्टिन ने सर्वाइकल म्यूकस को थिकनिंग करवा देनी है, देयर बाय लिमिटिंग एक्सेस ऑफ स्पर्म टू यूट्रस। प्रोजेस्टिन आल्सो इनहिबिट द एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन। प्रोजेस्टिन से एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन को भी इनहिबिट कर देना है। एंडोमेट्रियम इज लेस सुइटेबल टू द इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो लेस सुइटेबल हो जाएगी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में है द ब्रेक थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इसमें जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है ब्रेक थ्रू, यानी कि इसके यूज़ के दौरान ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। और ब्रेस्ट टेंडरनेस, ठीक है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है। The breakthrough bleeding is a common concern among women using the hormonal birth control. It's usually a small amount of supporting at a time when you are not expecting your period. Though some women have heavier bleeding. तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है, वो हमने देखा। तो इसका मतलब ये है कि या तो स्पॉटिंग हो रही होगी, ठीक है, पीरियड्स जहाँ पे एक्सपेक्टेड ना हो, और इसके अलावा हेवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। तो ब्रेक थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद ब्रेस्ट टेंडरनेस है, और इसमें फिर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स हैं, और हिपैटिक एडिनोमास हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस अगर देखें तो उसमें पीपल ग्रेटर दैन 35 ईयर्स ओल्ड हु स्मोक टोबैको बिकॉज दिस इंक्रीज रिस्क फॉर द कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। पेशेंट्स विद इंक्रीज रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म,
coronary artery disease and stroke, migraine especially with aura, breast cancer and liver disease. इसके बाद आता है कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस. इट प्रोड्यूसेस लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन टॉक्सिक टू स्पर्म एंड ओवा, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड हार्मोन फ्री. ये कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस के अंदर कोई हार्मोन नहीं होता, जैसे प्रोजेस्टेरोन्स नहीं होते या इथेनॉल एस्ट्राडायोल वगैरह. इसमें कोई हार्मोन्स नहीं होंगे. ये खुद ही अपनी प्रेजेंस की वजह से जो है वो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवा देगी, जिसकी वजह से जो स्पर्म एंड ओवा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन नहीं हो सकेगी. क्लिनिकल यूज़ इज़ द लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन. तो अगर लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तब यूज़ करते हैं इसको. मोस्ट इफेक्टिव एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इसको एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव होती है. हैवियर और द लॉन्गर मेंसेस, एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं. हैवियर और द लॉन्गर मेंसेस, डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. इंसर्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द एक्टिव पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़. अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ एक्टिव हो तब इसको इंसर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंट्रायूट्राइन डिवाइस में इम्पीड द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ रेजोल्यूशन, क्योंकि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की रेजोल्यूशन को ये रोक देती है ये वाली डिवाइस. उसके बाद हमने देखा टोकोलिटिक्स. टोकोलिटिक्स जो है वो रिलैक्स करती हैं यूट्रस को. इनमें एक तो आती है टर्बोटालिन. टर्बोटालिन जो है वो बीटा 2 एगोनिस्ट एक्शन, और एक इसमें निफिडिपिन है. टर्बोटालिन और निफिडिपिन. निफिडिपिन हमें पता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और एक इसमें इंडोमेथैसिन है. इंडोमेथैसिन यानी एनसेड, यूज टू डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी इन द प्री टर्म लेबर. तो ये जो है ये प्रीटर्म लेबर के दौरान जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. एंड अलाउ टाइम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स टू प्रमोट द फीटल लंग मेच्योरिटी. तो हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कम करते हैं ताकि हम लेबर को ज़रा प्रिवेंट कर सकें थोड़ी देर के लिए, और उस दौरान में हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को एडमिनिस्टर करते हैं ताकि हम फीटा की लंग मेच्योरिटी करवा सकें और ट्रांसफ़र टू दी अप्रोप्रिएट मेडिकल सेंटर विद ऑब्स्टेट्रिकल केयर. ठीक है, तो ये फीटस के लंग मेच्योरिटी को बढ़ाने के लिए, और जहाँ पे इसको पेशेंट को हमें ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए जो टाइम हमें रिक्वायर्ड है उस टाइम को हम रखने के लिए, उसको बचाने के लिए हम टोकोलिटिक्स से देते हैं ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को ज़रा कम कर सकें. तो उसके बाद हमने देखा कि डानाजोल है. डानाजोल जो है वो एक सिंथेटिक एंड्रोजन है दैट एक्ट्स एज अ पार्शियल एगोनिस्ट एट द एंड्रोजन रिसेप्टर्स. तो डानाजोल जो है वो एक सिंथेटिक एंड्रोजन है और ये पार्शियल एगोनिस्ट की तरह एक्ट करेगा एट दी एंड्रोजन रिसेप्टर्स. क्लिनिकल यूजेस का एंडोमेट्रियोसिस, हेरिडिटरी एंजियोडीमा. एडवर्स इफेक्ट्स इसके हैं वेट गेन, अडीमा, एक्नी, हिर्सुटिज्म, मैस्कुलाइजेशन, डिक्रीज इन HDL लेवल्स, हेपेटोटॉक्सिसिटी, आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है. इसके बहुत ही ज़्यादा और सिवियर किस्म के इसमें एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जैसे आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है. HDL का लेवल कम होना भी जो है वो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन तक लेकर जा सकता है. हिपैटोटॉक्सिसिटी भी इसमें है, वेट गेन भी इसमें है, और इसने करना क्या है, इसने सिर्फ और सिर्फ एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे पार्शियल एगोनिस्ट की तरह एक्ट करना होता है. टेस्टोस्टेरोन एंड द मिथाइल टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, ये एगोनिस्ट आती है एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, ये जो है ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे एगोनिस्ट की तरह एक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये हाइपोगोनाडिज्म को ट्रीट करते हैं, एंड सेक्सुअली सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं. एडवर्स इफेक्ट्स हैं कि विरलाइजेशन इन फीमेल्स, टेस्टिकुलर एट्रोफी इन मेल्स एंड द प्रीमेच्योर क्लियर ऑफ द एपिफाइजल प्लेट्स. ये भी LDL को ज़्यादा करते हैं और HDL को कम करते हैं. तो अभी तक हमने देखा है कि जो से एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे एगोनिस्ट हैं, इनका एक जो बहुत ही बुरा इफेक्ट है वो ये है कि ये HDL जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम कर देते हैं और बुरे वाले को इंक्रीज़ कर देते हैं. इसके बाद हम देखते हैं एंटी एंड्रोजेंस. एंटी एंड्रोजेंस में एक तो है द एबेराटेरॉन, फिनेस्टेराइड, फ्लूटामाइड और बिकारलूटामाइड, और कीटोकोनाजोल और स्पाइरोनोलैक्टोन. तो सबसे पहले देखते हैं एबेराटेरॉन. ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और 17-20 लाइज इनहिबिटर है, स्टेरॉयड सिंथेसिस को कम करने वाला. तो ये स्टेरॉयड सिंथेसिस को रोक देगा क्योंकि ये 17 हाइड्रोक्सिलेज और 17-20 लाइज का इनहिबिटर है. प्रोस्टेट कैंसर में इसको यूज़ करते हैं. एडवर्स इफेक्ट्स इसका हाइपरटेंशन है और हाइपोक्लीमिया, दैट इज़ इंक्रीजिंग मिनरलोकॉर्टिकॉइड. तो इसने मिनरलोकॉर्टिकॉइड को इंक्रीज़ कर देना जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और हाइपोक्लीमिया हो रहा होगा. फिनेस्टेराइड हमने पहले भी पढ़ा था, ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है.
इसने टेस्टोस्टेरोन के डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन को रोकना होता है। तो इसका यूज़ होता है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया में और मेल पैटर्न बाल्डनेस में, क्योंकि मेल पैटर्न बाल्डनेस भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा होने की वजह से हो रही होती है। इस वजह से हम फिनेस्टेराइड को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इसका गायनेकोमास्टिया एंड द सेक्सुअल डिसफंक्शन, फ्लूटामाइड एंड द बिकालूटामाइड। तो ये नॉन स्टेरॉयडल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है द एंड्रोजन रिसेप्टर। इसने स्टेरॉयड की बाइंडिंग को प्रिवेंट करना है। अबेराटेरॉन ने स्टेरॉयड की सिंथेसिस को कम करना था। फ्लूटामाइड ने स्टेरॉयड्स की बाइंडिंग को प्रिवेंट करना है, क्योंकि ये नॉन स्टेरॉयडल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एट द एंड्रोजन रिसेप्टर है। क्योंकि ये खुद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो इसने एंड्रोजेंस को खुद बाइंड नहीं होने देना और वहाँ पे इसने खुद बाइंड कर जाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसने स्टेरॉयड्स की बाइंडिंग को प्रिवेंट कर देना है। प्रोस्टेट कैंसर में इसको यूज़ करते हैं। गायनेकोमास्टिया द सेक्सुअल डिसफंक्शन, फिनेस्टेराइड की तरह इसके भी सेम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कीटोकोनाजोल जो है वो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और 17-20 लाइज इनहिबिटर है। प्रोस्टेट कैंसर में इसको यूज़ करते हैं। गायनेकोमास्टिया इसका एडवर्स इफेक्ट है। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो एंड्रोजन रिसेप्टर एंड 17 हाइड्रोक्सिलेज, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और 17-20 लाइज इनहिबिटर है। ठीक है, यानी कि एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर भी है, लेकिन ये हाइड्रोक्सिलेज और लाइज इनहिबिटर भी है। इसको पीकोस में यूज़ करते हैं और एडवर्स इफेक्ट्स इसका है एमेनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फिर उसके बाद आता है टैमसुलोसिन। टैमसुलोसिन जो है वो अल्फा-1 एंटागोनिस्ट है और ये अल्फा-1A/D रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है और ये रिसेप्टर्स प्रोस्टेट में प्रेजेंट होते हैं वर्सेस वेस्कुलर अल्फा-1 बी रिसेप्टर, जबकि वेस्कुलर्स में यानी वेजल्स में अल्फा-1 बी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। लेकिन इसने सेलेक्टिवली प्रोस्टेट के अल्फा-1D 1A/D रिसेप्टर्स पे एक्ट करना होता है और वहाँ पे ये एंटागोनिस्ट है, यानी कि उन रिसेप्टर्स पे बाइंड करने के बाद ही उनके एक्शन को इनहिबिट। अल्फा-1 एंटागोनिस्ट सेलेक्टिव for alpha-1A/D receptors in prostate versus vascular 1B receptors। तो यहाँ पे ये है कि टेम्सुलोसिन जो है वो अल्फा-1 एंटागोनिस्ट है और इसने प्रोस्टेट के अंदर अल्फा-1A/D रिसेप्टर्स पे सेलेक्टिवली एक्ट करना है और ना कि इन्होंने वेस्कुलर अल्फा-1B रिसेप्टर्स पे एक्ट करना है, जिसकी वजह से इन्होंने स्मूथ मसल टोन को डिक्रीज़ कर देना है प्रोस्टेट के अंदर और यूरिन फ्लो को इंक्रीज़ कर देना है। ये बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मिनॉक्सीडिल। मिनॉक्सीडिल जो है वो आर्टीरियोलर वेजोडाइलेटर है। ये डायरेक्ट आर्टीरियोलर वेजोडाइलेटर है। क्लिनिकल यूज़ इसका है दी एंड्रोजेनेटिक एलोपीसिया, पैटर्न बार्डनेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। सीवर रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, आर्टीरियोलर वेजोडाइलेटर है, यानी कि वेजस को डायलेट करेगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। इस वजह से इसको सीवर रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन में भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ख़त्म होता है और पेज 682 पे हमारा जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फार्माकोलॉजी वाला सेक्शन भी कंप्लीट होता है और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है।